सेमेस्टर में जो चर्चा होने वाली है मेनली वो होने वाली है एंशिएंट हिस्ट्री, और ये होने वाली है बिहार के परिप्रेक्ष्य में। इससे पहले हमने एंशिएंट हिस्ट्री पे चर्चा की है, लेकिन वो भारत के। लेकिन आज के सेशन में हम एंशिएंट हिस्ट्री पर ही बात करेंगे, पर वो बात जो हमारी होगी वो होगी बिहार के संदर्भ में। तो चलिए अब हम सेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले तो आप सभी सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर भी कर दीजिए। ये है वर्तमान बिहार का स्वरूप। बीच बीच में हम मैप के थ्रू देखेंगे कि कौन सा प्लेस जो है वो कहाँ पर है। तो पहले हम मुख्य पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बिहार, सबसे पहला प्रश्न मन में आता है कि आखिर ये बिहार जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। पिछले सेशन में मैंने चर्चा की थी कि बिहार शब्द की जो उत्पत्ति है वो विहार से हुई है। किससे हुई है? उत्पत्ति जो हुई है वो विहार से। और विहार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। इस पर चर्चा हो चुकी है तो काफी विस्तार में हम बात नहीं करेंगे, बस समझने के लिए एक पॉइंट। सबसे पहले बिहार शब्द का उल्लेख जो मिलता है वो मिलता है शतपथ ब्राह्मण में, जो कि यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। सभी वेदों के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक होते हैं। तो यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है शतपथ ब्राह्मण, और शतपथ ब्राह्मण से ही हमें सबसे पहले बिहार शब्द का जो है वो उल्लेख मिला है। तो सबसे पहले बिहार के बारे में हम बिहार याद रखिएगा अपने समय काल में, यानी तात्कालिक समय काल में भारत का जो है सबसे गौरवशाली प्राचीन भारत का प्राचीन भारत का गौरवशाली इतिहास का गर्भगृह कहा जाता था। बिहार की जो अवस्थिति है वो भारत में उत्तर पूर्व में है। पिछले सेशन में मैप के थ्रू हमने देखा था कि भारत के उत्तर पूर्व में जो है बिहार की अवस्थिति है, वर्तमान जो बिहार का स्वरूप है। तो उस समय यानी तात्कालिक समय काल में ये प्राचीन भारत के इतिहास जो है उसका जो है गर्भगृह कहा जाता था। इसके अतिरिक्त ये किस लिए फेमस था? तो बिहार जो है ये अपने समय काल के समृद्ध और वैभवशाली क्षेत्र के लिए भी जाना जाता था। व्यापार की दृष्टि से संपन्न व समृद्ध था। बिहार व्यापार की दृष्टि से जो है संपन्न था, क्योंकि जो मगध रीजन था वो जल दुर्गों से घिरा हुआ था, और प्राचीन समय काल में अधिकांशतः जो व्यापार होते थे वो जल मार्गों के माध्यम से होते थे। यहाँ पर इमारती लकड़ियाँ पाई जाती थी, हाथी थे, घोड़े थे, तो इसलिए जो है व्यापार की दृष्टि से जो था वो समृद्ध था प्राचीन समय काल में। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि ये अपने समय काल में जो है मानव सभ्यता व संस्कृति का
मुख्य केंद्र भी था। तो ये कुछ बातें जो है सिर्फ बिहार के बारे में प्राचीन समय काल में प्रसिद्ध थी। एक बात यहां हम और भी लिख लेते हैं कि जो बिहार शब्द का उल्लेख मिला था हमें सर्वप्रथम कहां से, शतपथ ब्राह्मण। अब हमें ये समझना है कि जो हम काल विभाजन कहते हैं, क्योंकि जब हम भारत के प्राचीन इतिहास की बात कर रहे थे तो वहां हमने पहले उसे 3 भागों में विभाजित किया था, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। फिर उसके अंतर्गत अलग अलग काल को हमने रखा था। ठीक वैसे ही बिहार का भी इतिहास होगा, पर यहाँ हमें पढ़ना क्या है, सिर्फ और सिर्फ बिहार के परिप्रेक्ष्य में। तो बिहार के परिप्रेक्ष्य की अगर मैं बात करूं तो पहले हम थोड़ी सी चर्चा जो है वो इस बात की कर लेते हैं कि प्राचीन इतिहास का जो है विभाजन कैसे किया जाता है। प्राचीन इतिहास का विभाजन, वैसे इस बारे में चर्चा कई बार हो चुकी है, बस एक बार जो है क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि इतिहास का जो विभाजन हुआ वो कैसे हुआ है। तो सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक, यानी कि प्री हिस्टोरिक जो पीरियड है उसकी बात होगी। उसके अलावा आद्य, यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और सबसे लास्ट में जो आता है ऐतिहासिक, यानी हिस्टोरिकल जो पीरियड था उसकी बात होती है। प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जिसे हम रखते हैं वो है पाषाण, यानी जो प्रस्तर युग, जब सिर्फ और सिर्फ जो है पत्थरों के जो है औजार है वो प्रयोग होते थे। क्योंकि प्राग ऐतिहासिक काल में जो है हमें सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर हमें पुरातात्विक साक्ष्यों के अलावा चित्रात्मक जो है वो साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि यहाँ भी जो है लिपि को नहीं पढ़ा गया था। और यहाँ प्राग ऐतिहासिक में जो मिलेगा, यहाँ पर साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों साक्ष्य मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है वो होता है आपका पाषाण काल, यानी पत्थरों का जब प्रयोग होता था। आदि ऐतिहासिक के अंतर्गत जो हम रखते हैं ताम्र पाषाण और एवं ताम्र कांस्य युग, इसके अंतर्गत। और ऐतिहासिक के अंतर्गत हम लौह युग को, क्योंकि अब लोहे का जो है प्रयोग शुरू हो जाएगा। गुड इवनिंग प्रीति। तो पाषाण काल को हमने चर्चा भी की है कि पहले हम 3 भागों में विभाजित करके देखते हैं, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। और पूरा पाषाण भी जो है आगे 3 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। यहां भी जो है ये 3 भागों में विभाजित होता है, निम्न, मध्य व उच्च पूरा पाषाण। तो ये जो है प्राचीन इतिहास का जो है विभाजन है। ताम्र पाषाण युग के अंतर्गत हम किस काल को रखते हैं, तो यहां हम रखते हैं सैंधव, सैंधव सभ्यता व उत्तर सैंधव सभ्यता, उत्तर सैंधव सभ्यता।
लौह युग के अंतर्गत जो रखा जाता है वो याद रखिएगा वैदिक सभ्यता या आर्य युग। ये जो है इतिहास का विभाजन होता है। तो इसी के अंतर्गत अब हमें सिर्फ और सिर्फ बिहार के परिप्रेक्ष्य में जो है वो पढ़ना है। यहां याद रखिएगा कि वैदिक सभ्यता जो है वो आगे दो भागों में विभाजित होती है। क्या हो जाती है? दो भागों में विभाजित होती है, पूर्व और उत्तर। तो पूर्व के अंतर्गत जो आती है वो सिर्फ और सिर्फ आती है ऋग्वेद, वेद, और इसमें में बाकी के जो वेद होंगे अन्य वेद और बाकी ग्रंथ, जिसमें ब्राह्मण ग्रंथ, धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ सभी आते हैं। तो ये याद रखिएगा ऐसा एक विभाजन, क्योंकि इससे जो है क्लियरिटी जो है ज्यादा अच्छी हो जाती है प्राचीन इतिहास की। अब कई बार सेशन में ये भी चर्चा हुई है कि आपको हमेशा दो बातें याद रखनी है इतिहास को समझने के लिए। एक तो पुरातात्विक स्रोत जो है और एक साहित्यिक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोतों में क्या आते हैं? सिक्के हो गए, स्मारक हो गए, अभिलेख हो गए, इसके अलावा जो मूर्तियां मिलती थी ये सभी आते थे। और साहित्यिक में जो भी ग्रंथ थे, चाहे वो ब्राह्मण ग्रंथ हो, धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ हो, या फिर जो विदेशी यात्रियों के यात्रा वृतांत थे, ये सभी रखे जाते हैं। तो हमें ये यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि बिहार के इतिहास को समझने के लिए हमें जो है कौन कौन से पुरातात्विक साक्ष्य और कौन से जो साहित्यिक साक्ष्य हैं जहाँ से हमें उस क्षेत्र विशेष के बारे में जानकारी मिलती है। क्योंकि मैं अपने पिछले सेशन में भी ये बात की हूँ कि आपको हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि आपको जब किसी क्षेत्र विशेष के बारे में पढ़ना है तो वहाँ पर क्या विशेषताएं हैं, वहाँ के क्या मुख्य सोर्स हैं, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ी देर जो चर्चा है हमारी इस बात पे होगी कि कौन कौन से सोर्स जो है बिहार के प्राचीन इतिहास के जो हैं वो मुख्य माने गए हैं। तो यहाँ अब हम बात कर रहे हैं प्राचीन बिहार के ऐतिहासिक स्रोत का विभाजन। तो इसे मेनली हम दो भागों में विभाजित करेंगे। तो एक हम मान के चलेंगे, एक जो होगा आपका पुरातात्विक, और एक दूसरा जो है साहित्यिक। ये दो सोर्स है जिसके आधार पे जो है हम इस बात की जानकारी पाते हैं कि बिहार का जो प्राचीन इतिहास था वो कैसा था। इसके अंतर्गत दोनों आएंगे, जो भी ग्रंथ हैं प्राचीन और विदेशी यात्रियों के यात्रा वृतांत। तो अब सबसे जरूरी बात है कि पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत हमें बिहार के क्षेत्र से क्या क्या मिला। तो बिहार के उस क्षेत्र से पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत जो मुख्य जानकारियां हमें मिलती है, प्राचीन जो शिलालेख होते हैं, शिलालेख यानी पत्थरों पे उकेरा गया,
क्योंकि प्राचीन समय में ऐसा तो था नहीं कि पुस्तकें थी, किताबें थी, कॉपी था। तो सबसे पहले जो वर्णन हमें मिलता है चित्राक्षर में मिलता है, और वो मिलता है पत्थरों पर। पत्थरों के बाद हमें ताम्र पत्रों पे मिलता है। इसके अलावा हमें फिर जाकर धातु पर मिलता है अंकन, चित्रात्मक, और उसके बाद फिर जो है जब लिपि का विकास हो जाता है तो वैसे। तो जो प्राचीन शिलालेख हैं वहां पर जो है हमें कुछ जानकारियां मिलती हैं। इसके अलावा कुछ मूर्तियां ऐसी मिली हैं। मूर्तियां में हम कह सकते हैं यक्ष यक्षिणी। उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो यक्ष यक्षिणी की मूर्ति मिली है। बिहार का जो कुम्हरार क्षेत्र है वहां से हमें यक्ष यक्षिणी की मूर्ति मिली है। नग्न पुरुष के जो है मूर्तियां मिली है। पशु पक्षियों की, स्त्रियों की जो है मूर्तियां मिली है, तो उनसे जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो प्राचीन सिक्के होते हैं जिसे कि हम आहत सिक्के कहते हैं। क्या कहते हैं प्राचीन सिक्कों को? आहत सिक्के। तो आहत सिक्कों में जैसे मौर्यकालीन सिक्के हम मान सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम मौर्यकालीन सिक्कों को रख सकते हैं। तो मौर्यकालीन सिक्कों में जो इनकी राजकीय मुद्रा थी वो क्या था? पर्ण। जो चांदी का सिक्का होता था पर्ण, वो जो है इनकी राजकीय जो है मुद्रा थी। ये हो गए आहत सिक्के। इसके अलावा मृदभांड। प्राचीन समय काल के पुरातात्विक साक्ष्यों में मृदभांड बहुत महत्वपूर्ण होता था, क्योंकि लोग मृदभांड का प्रयोग जो है खाना बनाने के लिए करते थे, अनाजों के भंडारण के लिए करते थे, सजावटों के रूप में भी मृदभांड का प्रयोग होता था। तो जो प्राचीन मृदभांड मिले हैं, मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं, इससे भी हमें उस समय के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो जिसमें बिहार रीजन से जो मिले हैं काले व लाल मृदभांड, काले लाल मृदभांड, कुछ स्थानों से चमकीले मृदभांड मिले हैं। चमकीले मृदभांड या जिन मृदभांडों पे कुछ आकृतियां उकेरी जाती थी, जैसे पीपल के पत्तों की ज्यामिति, किसी पशु की, ये सभी जो है सजावट के रूप में प्रयोग किए जाते थे। तो इनसे कुछ साक्ष्य जो है हमें प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा कुछ स्मारक और इमारतें भी हैं। इमारतें जैसे कि मौर्यकालीन जो प्रसाद था, राजप्रसाद, यानी कि जो महल था, उस समय लकड़ी और पत्थरों से बनाया गया था और उसकी तुलना जो है सूसा से की गई है। वैसे हम जब मौर्य कला के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ विस्तार से बात करेंगे जो मौर्यकालीन विशेषताएं थी, लेकिन कुछ स्मारक और वो इमारतें जो थी उनसे भी जो है हमें बिहार के प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त हुई है, जिसमें हम एग्जाम्पल के तौर पे मान सकते हैं मौर्य राज दरबार, जो कि लकड़ी और पत्थरों से जो है वो निर्मित थे। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं साहित्यिक स्रोतों की, तो साहित्यिक में रचनाएं ही होंगी, क्योंकि लिपि का प्रयोग हो चुका था। तो रचनाओं में आपको बिहार के इतिहास की जो जानकारी मूलतः मिलेगी वो जैन और बौद्ध ग्रंथों से मिलेगी, क्योंकि आप सभी इस बात से परिचित हैं कि बिहार में ही जो है महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों को ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी का संबंध ही बिहार से था। उनका जन्म भी बिहार के कुंडग्राम, वैशाली में है कुंडग्राम, वहाँ ज्ञात्रिक परिवार में हुआ था। वैसे महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, लेकिन उन्हें ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो बिहार के गया में हुआ था। तो इसलिए भी बिहार जो है काफी, तो जो मेन जानकारियां प्राचीन ग्रंथों में आपको मिलती है बिहार के प्राचीन इतिहास की, उसमें है बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र, क्योंकि मौर्य काल की जो सबसे जानकारी का मुख्य सोर्स माना जाता है वो, उसमें एक तो कौटिल्य की जो रचना है अर्थशास्त्र और एक मेगस्थनीज की रचना है इंडिका, दो फेमस है। तो उसमें हम कह सकते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इसके अलावा शुंग शासक थे पुष्यमित्र, उनकी रचना थी महाभाष्य।
पुष्य मित्र महाभाष्य। पाणिनि की रचना थी अष्टाध्यायी। यहां से भी जो है हमें जानकारी मिली है। इसके अतिरिक्त भी अन्य सोर्स हैं जिससे जो है हमें प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथों के अंतर्गत अगर हम बात करें कि कौन से वो रचना थे जिनसे जो है बिहार के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिली, तो उसमें याद रखिएगा बौद्ध ग्रंथों में अंगुत्तर निकाय, क्योंकि अंगुत्तर निकाय से ही 16 महाजनपदों की जानकारी जो मिलती है वो अंगुत्तर निकाय, और 16 महाजनपदों में से 3 का जो संबंध है वो बिहार से है, अंग, इसके अलावा वजी और मगध। इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं ललित विस्तार, दीघ निकाय, दीघ निकाय, दिव्यावदान, विनय पिटक, इन सब से जो है हमें बिहार के प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। जैन ग्रंथों की अगर मैं बात करूं तो भगवती सूत्र, क्योंकि भगवती सूत्र से भी जो है 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। भगवती सूत्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से जो जानकारी मिलती है वो मौर्य काल की मिलती है। महाभाष्य से शुंग काल की जानकारी मिलती है, यहाँ के विजय वगैरह की जानकारी। अष्टाध्यायी जो है व्याकरण की पुस्तक है। इसके अतिरिक्त भी और बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं तो प्राचीन ग्रंथों में हम रख सकते हैं परवर्ती के जो पुराण है, यानी पुराणों से भी हमें जानकारी मिली है। और मेनली बिहार के इतिहास की जो जानकारी मिली है उसमें हम कह सकते हैं मत्स्य पुराण से, वायु पुराण से, विष्णु पुराण से और वराह पुराण से जो है हमें उस समय काल के जो भी राजा थे या शासक थे, वंश थे, उनकी जानकारियां मिली है। इसमें अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो मध्य से मिला है सातवाहन, वायु मौर्य वंश की, विष्णु गुप्त, वराह से भी जो है मौर्य की हमें जानकारी मिली है। या जो मगध का क्षेत्र है, मगध रीजन, उसकी भी जानकारी मिलती है, मगध क्षेत्र। तो ये सभी जो है कुछ प्राचीन ग्रंथ हैं जिनसे हमें बिहार के बारे में जो है जानकारी मिली है। इसके अतिरिक्त कालिदास की रचना, कालिदास की रचना, इससे भी हमें शुंग काल की जानकारी मिलती है। कालिदास की जो रचना थी मलवा मित्रम, मालविका मित्रम, इससे भी शुंग काल की जानकारी मिलती है। जैन एक गुरु थे, उनकी रचना थी, यानी जैन अनुयायी था, उसकी रचना थी थेरावली, वहां से भी हमें उदयन के बारे में पता चलता है। तो ये कुछ सोर्स है जिनसे हमें बिहार के इतिहास की जानकारी प्राप्त हुई। अगर विदेशी यात्रियों के यात्रा वृतांत की मैं बात करूं तो मेगास्थनीज, इसकी रचना थी इंडिका। बाकी डायोनीसियस, डाइमेकस, ये सभी जो है
मगध साम्राज्य के अंतर्गत मौर्य के ही दरबार में आए थे। तो इन सभी की यात्रा वृतांतों से भी जो है हमें जानकारियां प्राप्त होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स जो हैं आपको याद होने चाहिए। गुड इवनिंग रूबी, कि कौन कौन से जो सोर्सेस हैं जिनसे हमें बिहार के प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त हुई है। अब हम बढ़ते हैं आज के सेशन के मेन पॉइंट पर। अभी तक हमने सिर्फ इतिहास को समझा कि इतिहास का विभाजन कैसे किया जाता है, इतिहास को समझने के लिए कौन कौन से सोर्सेज हैं। अब यहाँ से हम चर्चा करेंगे कि बिहार का जो इतिहास का विभाजन हुआ किन क्रमों में हुआ है। एक बात और भी आपको याद रखना है, अगर ये पूछा जाता है कभी एग्जामिनेशन में कि कालखंड के आधार पर बिहार के इतिहास को कितने भागों में विभाजित करते हैं, सॉरी प्राचीन बिहार के इतिहास को कितने भागों में विभाजित करते हैं, कालखंड के आधार पर प्राचीन बिहार के इतिहास का विभाजन, तो मुख्यतः इसे हम 6 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं, जिसमें से पहला जो है पूर्व प्रस्तर युग, यानी जो पूरा पाषाण युग था, उसके बाद मध्यवर्ती प्रस्तर युग यानी मध्य पाषाण युग, और उसके बाद नव प्रस्तर युग यानी नव पाषाण युग। इसके अतिरिक्त जो है एक ताम्र प्रस्तर युग यानी ताम्र पाषाण युग, वैदिक युग या आर्य युग जो कह सकते हैं। और इसके अलावा नई रूबी बिहार के इतिहास को हम 6 भागों में विभाजित करके, वैसे हम जब प्राचीन इतिहास को पढ़ते हैं तो पहले 3 भागों में विभाजित करते हैं, पर बिहार के प्राचीन इतिहास को समझने के लिए हम उसे 6 भागों में विभाजित करेंगे। तो ये जो विभाजन होगा टोटली 6 होंगे। पहला होगा पूर्व प्रस्तर युग, दूसरा मध्यवर्ती प्रस्तर युग, तीसरा नव प्रस्तर युग, चौथा ताम्र प्रस्तर युग, वैदिक युग, और छठा महाजनपद काल। इन 6 भागों में विभाजित करके हम आज के सेशन को समझेंगे। महाजनपद काल के अंतर्गत हम मुख्यतः 2 बिंदुओं पर ध्यान देंगे। एक तो जो 3 महाजनपद हैं बिहार में, अंग, वजी व मगध, जिसमें सबसे समृद्ध जो और शक्तिशाली था वो मगध का क्षेत्र। पूरे उत्तर भारत में जो सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था वो था मगध महाजनपद। और इसके अतिरिक्त हम 3 गणराज्यों की बात करेंगे। महात्मा बुद्ध के समय टोटल 10 गणराज्यों की चर्चा मिलती है, जिसमें से 3 का जो संबंध था वो था बिहार वाले क्षेत्र से, जिसमें एक था वैशाली के जो लिच्छवी है, मिथिला के विधेय, विदेह व अलपम के बुले।
इन तीन की चर्चा जो है आज के सेशन में होने वाली है। अलक्कप, ये याद रखिएगा। वैदिक युग के अंतर्गत हम जब लोहे का प्रयोग होने लगा तो कैसे कृषि का विस्तार हुआ क्षेत्रों के लिए, यानी कृषि के विकास से पूर्व जो युद्ध होते थे वो पशुओं के लिए होते थे, पर जैसे ही लोहे का प्रयोग हुआ यानी लौह युग आया तो अब जो लड़ाइयाँ होती थी वो होती थी क्षेत्र के लिए, यानी कृषि क्षेत्र, रहने वाले क्षेत्र के लिए लड़ाइयाँ होती थी। यहाँ ताम्र प्रस्तर युग और इन तीनों के बारे में जो है हम चर्चा करेंगे। तो अब हम चलते हैं एक एक कर। यहाँ एक बार आप मैप के थ्रू उन क्षेत्रों को देख लीजिए जिनकी चर्चा जो है हम आज के सेशन में करने वाले हैं। आज के सेशन में जो चर्चा होगी वो एक होगा ये क्षेत्र पटना, नालंदा व गया, ये वाला जो रीजन है ये मगध का क्षेत्र कहलाया था। पटना, नालंदा, गया का जो क्षेत्र है ये मगध का क्षेत्र कहलाया था। इसके अलावा भागलपुर और मुंगेर का ये जो रीजन है ये वजी कहलाएगा। मैप पर देख लीजिएगा, ये मगध साम्राज्य, ये वजी, और वजी के अंतर्गत जो है 8 संघों की भी हम बात करेंगे जिसमें लिच्छवी होंगे, ये वैशाली वाले क्षेत्र से संबंधित है। इसके अलावा हमें जो कुछ मिलेंगे उनमें से मिथिला यानी ये वाले जो क्षेत्र है यहाँ पर कुछ संघ मिलेंगे, आगे उसकी चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक जो है ये मुजफ्फरपुर और वैशाली, सॉरी ये जो है गलत मैं बोल दी, वजी है, वजी नहीं अंग का क्षेत्र है, और ये जो है वजी, यहाँ जिसमें एक वैशाली संघ होगा। इसके अलावा जो मिथिला का पूरा क्षेत्र है जिसमें ये पूरा मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा वगैरह पूरा रीजन आता है, यहाँ के विदेह थे। मगध और एक जो मैं चर्चा की थी वो अलक्कप, अलक्कप का जो क्षेत्र होगा ये वाला होगा। औरंगाबाद, ये पूरा जो क्षेत्र होगा, जो शाहाबाद वाला क्षेत्र है ये अलक्कप वाला, जहां पर शासन किसका था, बुली। यहाँ वजी, मगध, इधर पूरा मिथिला वाला जो ये रीजन होगा, ये क्षेत्र जो है मिथिलांचल वाला होगा। इसके अतिरिक्त बाकी और भी जो क्षेत्र है, संघ है, उसकी जो है हम चर्चा करेंगे। तो ये मैप को थोड़ा सा देख लीजिए। इन्हीं क्षेत्रों में से मुंगेर से हमें कुछ जो है प्राचीन प्रस्तर युग के साक्ष्य मिलेंगे, कुछ गया वाले रीजन से मिलेंगे, कुछ नवादा का जो क्षेत्र है, राजगीर वगैरह जो क्षेत्र है, रोहतास का क्षेत्र है, शाहाबाद रीजन, यहाँ से जो है प्रस्तर युग के कुछ साक्ष्य प्राप्त होंगे। तो कभी भी जब आप किसी प्लेस के बारे में समझना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको उस प्लेस की सही जानकारी होनी चाहिए। ये प्लेस जो है कहाँ अवस्थित है, और प्लेस हमेशा याद तभी रहता है जब आप मैप पर उसे देख लें। अब हम बढ़ते हैं आज के सेशन के मुख्य बिंदु की तरफ। तो बिहार के इतिहास का जो विभाजन हुआ ये कितने भागों में, हमने 6 भागों में, जिसकी चर्चा हमने पहले कर ले। तो सबसे पहला जो पूर्व प्रस्तर युग था ये लगभग 1 लाख ईसा पूर्व, यानी 1 लाख वर्ष पहले का जो समय काल था वो पूर्व प्रस्तर युग कहलाता था। और इस समय जो है सिर्फ और सिर्फ पत्थरों के ही जो है प्रयोग होते थे, चाहे वो रहने का हो, क्योंकि यहाँ पर जो मनुष्य था वो आखेटक था, आदिवासी था, जंगलों में रहता था।
पूरी तरह आदि मानव जो थे ये लाइफ जीते थे, जंगलों में ही घूमकर खाना, कच्चे मांस खाना, कंद मूल फल खाना, जहां अंधेरा हो गया वहीं गुफाओं में रह जाना, और जहां पर प्रकाश यानी सुबह लाइट आ गई फिर वहीं से उनकी दिनचर्या जो है शुरू हो जाती थी, जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा शिकार करते थे जानवरों का, उसी के जो है कच्चे मांस को खाते थे, क्योंकि अभी तक आग का भी प्रयोग नहीं हुआ था, तो कच्चे मांस को खाते थे, जो कंद मूल होते थे वो खाते थे। यहाँ तक कि ये कोई वस्त्र नहीं पहनते थे। धीरे धीरे जैसे ही मानव के विकास क्रम में विकास होता गया, तो धीरे धीरे पहले आग की खोज हुई, पहले मनुष्य स्थायी जीवन शुरू किया, फिर कृषि, पशुपालन, और धीरे धीरे बाकी जो है वो विकास शुरू हुआ। तो इस समय जो हमें पूर्व प्रस्तर युग के कुछ अवशेष या साक्ष्य मिलते हैं, तो वो मिलते हैं रजप्पा, हजारीबाग और संजय घाटी सिंहभूम। ये दोनों वर्तमान में बात की जाए तो झारखंड वाले क्षेत्र में है, क्योंकि झारखंड वर्ष 2002 में 15 नवंबर 2000 को 2002 नहीं सॉरी 15 नवंबर 2000 को जो है बिहार से अलग हुआ था। सामाजिक राजनीतिक आंदोलन के कारण जो है ये दोनों राज्यों का विभाजन हुआ था। तो ये जो अवशेष मिले हैं हमें रजरप्पा और संजय घाटी, जो कि सिंहभूम के नाम से, इन क्षेत्रों से, जो कि वर्तमान के झारखंड में है, यहाँ से हमें पत्थरों के बने हुए फाल, कुल्हाड़ी, चाकू और खुरपी, यानी जो औजार होते थे वो पसाण के बने होते थे, और इन्हीं औजारों का प्रयोग जो है वो जानवरों को मारने में या अपने दिनचर्या के अन्य कार्यों में करते थे। रूबी पीडीएफ के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाकर इस लोगो के साथ ऐप डाउनलोड करना है। वहाँ पर जितनी भी क्लासेज होती है वो सभी जो है उन सभी की पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जो फ्री डेमो क्लासेज है वो सब भी वहाँ पर, और अगर आप टेस्ट पेपर जो है वो परचेज करना चाहती हैं तो वो भी ऐप के थ्रू ही मिलेगा यूपीपीसीएस प्री के लिए। कुछ साक्ष्य जो है हमें जेठियन यानी गया, वर्तमान का जो गया क्षेत्र है वहाँ मुंगेर से, क्योंकि मुंगेर से बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। इसके अतिरिक्त पटना वाले रीजन से और नालंदा जिलों से भी प्राप्त हुए हैं। भीम बांध, यहाँ एक बात ध्यान रखिए, इससे पिछली जो हमारी क्लास हुई थी, यानी एक सप्ताह पहले जो है हमारी बिहार स्पेशल की एक क्लास हुई थी ऑब्जेक्टिव की, जिसमें प्रीवियस ईयर जो प्रश्न है उनका हमने डिस्कशन किया था। बिहार एक समग्र अध्ययन से जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए थे उसका डिस्कशन हमने पिछले सप्ताह एक सेशन में किया था। वहां पढ़ाते वक्त एक मिस्टेक हो गई थी, मैंने भीम बांध को गया शायद बोल दिया है। याद रखिएगा भीम बांध जो है वो मुंगेर जिले में है, इस बात को याद रखिएगा, इसे सही कर लीजिएगा। तो भीम बांध यानी मुंगेर से भी हमें पूरा पाषाण युग के कुछ औजार मिले हैं। इसके अतिरिक्त जेठियन यानी गया वाले क्षेत्र से जो है कुल्हाड़ी और चाकू के साक्ष्य भी जो है वो प्राप्त हुए हैं। बिहार का जो दक्षिणी हिस्सा है यानी झारखंड वगैरह का जो रीजन है उस समय का, क्योंकि वर्तमान में अगर बात मैं मैप पर करूं तो नीचे का जो दक्षिणी हिस्सा है जिसमें मुंगेर, गया, नवादा ये सभी जिले आएंगे, लेकिन उस समय जबकि झारखंड भी सम्मिलित रूप से बिहार का हिस्सा था, उन दक्षिणी हिस्सों में आपको बहुत सारे आदि मानव के बसने के साक्ष्य मिलते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि बिहार में उतने जनजाति आपको नहीं मिलेंगे जितने झारखंड के रीजन में हैं। जब तक झारखंड और बिहार का बंटवारा नहीं हुआ था तब तक बिहार में जो है जनजातियों की जनसंख्या जो थी ठीक ठाक थी, लेकिन अब जो जनसंख्या है उनकी बहुत कम है, क्योंकि मेन जो जनजाति जो थे वो झारखंड वाले क्षेत्र में चले गए। तो दक्षिण बिहार के रीजन में हमें प्राचीन काल में जो है आदि मानव के साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, मध्यवर्ती प्रस्तर युग। इस युग की जो है समय काल की अगर बात की जाए तो 10,000 से लेके 4,000 ईसा पूर्व, यानी इतने वर्ष पहले तक के समय काल को हम मध्यवर्ती प्रस्तर युग के अंतर्गत रखकर पढ़ते हैं। इस समय छोटे छोटे टुकड़ों से बनी हुई वस्तुएं, तेज धार और नोक वाले औजार,
शुरुआती समय में जो पत्थर के औजार बने थे वो भारी भारी होते थे, इतने नुकीले नहीं होते थे। लेकिन विकास के क्रम में आप जानते हैं कि मानव कुछ न कुछ जो है विकास करता रहता है, वो कुछ नया प्रयोग करता है। तो उस प्रयोग के दौर में धीरे धीरे जो है नुकीले जो है वो पत्थरों के औजार बनाए जाने लगे, जो कि जैसे पानी के बहाव की वजह से अक्सर आप देखेंगे पत्थर घिस घिस के नुकीले आकार के बन जाते हैं। तो उन पत्थरों के प्रयोग में हुआ था। इसके अवशेष मुख्यतः हमें मुंगेर वाले क्षेत्र से प्राप्त होंगे, जो नुकीले और तेज धार वाले औजार हैं। इसके अवशेष मेनली मुंगेर वाले क्षेत्र से मिलेंगे। इसके अतिरिक्त सिंहभूम झारखंड, रांची झारखंड, पलामू झारखंड, धनबाद झारखंड, संथाल, ये जो रीजन है संथाल का रीजन, यहाँ पर संथाल जनजाति पाए जाते हैं। और इसी संथाल रीजन से हुआ था संथाल विद्रोह, जो कि जनजातीय विद्रोहों में काफी फेमस है। बंगाल वाले रीजन में कई, बंगाल नहीं बल्कि सिंहभूम वाले इलाके में और हजारीबाग वाले क्षेत्र में कई जनजातीय विद्रोह हुए थे। इसमें से एक संथाल विद्रोह भी जो है वो प्रसिद्ध है जनजातियों का। तो ये सभी क्षेत्र वर्तमान के झारखंड वाले रीजन में है। इनसे जो है हमें बहुत सारे नुकीले और धारदार पत्थरों से बने हुए औजार के जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, नौ प्रस्तर युग। ये जो समय काल माना जाता है नौ प्रस्तर युग का, 2500 से लेकर 1500 जो ईसा पूर्व का समय काल है, इसे हम नौ प्रस्तर युग के अंतर्गत रखकर देखते हैं। तो इस समय जो है पत्थरों के बने हुए सूक्ष्म, यानी अब जो पत्थरों के औजार हैं और भी छोटे छोटे बनने लगे। यानी कि मध्यवर्ती काल में हमने देखा कि नोकेदार और तेज धार वाले बने, लेकिन अब जो है सूक्ष्म यानी छोटे छोटे आकार के पत्थर भी जो है पत्थरों के औजार बनने लगे। और इसके अतिरिक्त यानी पत्थरों के अतिरिक्त अगर बात की जाए तो हड्डियों के, ये जिन पशुओं को मारते थे उनकी जो हड्डियां बचती थी उसका प्रयोग ये लोग औजार बनाने में करने लगे। जैसे कुल्हाड़ी बना रहे हैं तो मान लीजिए कुल्हाड़ी का ये भाग पत्थर का है तो उसकी जो डंडी है वो हड्डियों की बनेगी। ये जो है ऐसा मान लीजिए कुल्हाड़ी है तो ये जो बनी ये पत्थरों, ये जो है हड्डियों की, और ये जो है भाग वो पत्थरों का बनेगा। तो इन सब में खुरपी जो बनाया गया तो उसमें जो पकड़ने के लिए डंडी होती है वो हड्डियों के। तो अब हड्डियों के अवशेष भी जो है, अवशेष नहीं बल्कि औजार जो है वो बनने लगे। इसके अलावा हड्डियों के उपकरण व आभूषण भी मिले हैं हमें। उपकरण और औजार एक ही होता है, लेकिन कई स्थानों से जो है हमें हड्डियों के आभूषण भी मिलते हैं। ये जो चर्चा हो रही है याद रखिएगा, ये थोड़ी बहुत चर्चा जो है जब शुरुआती सिंधु घाटी सभ्यता का, क्योंकि नौ प्रस्तर युग के बाद ही जो है सिंधु घाटी सभ्यता का, ताम्र जो पाषाण युग है वहां पर उसका उदय होता है। तो अभी इसके बाद का जो समय काल होगा वही सिंधु सभ्यता कहलाएगा। जी, हजारीबाग से भी बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं जो कि झारखंड में है। और हजारीबाग वाले रीजन में कई जनजातीय विद्रोह हुए थे आधुनिक भारत में। चिरांद और चेचर, तो चिरांद जो है वर्तमान के सारण जिले में है जो छपरा जिला है, और चेचर जो है वैशाली में। यहां से जो है याद रखिएगा हड्डियों के उपकरण और औजार मिले हैं, और ये प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। ऋग्वेद के अनुसार आर्यों के आगमन के पूर्व, यानी आर्य जब बिहार वाले रीजन में आगमन नहीं किए थे तो बिहार में सभ्यता व संस्कृति का जो है विकास हो चुका था। ऐसा नहीं है कि आर्यों के आगमन के पश्चात जो है बिहार में जो है सभ्यता की जो सिविलाइजेशन है उनके बाद नहीं हुआ था, उससे पूर्व हो चुका था। एक बात याद रखिएगा, वैदिक काल को हम दो भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं, ऋग वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक। ऋग वैदिक को पूर्व वैदिक भी कहते हैं।
तो पूर्व वैदिक में आर्य भारत में तो आ गए थे, पर इनका जो विस्तार था वो सिर्फ सप्त सैंधव जो क्षेत्र है वहीं तक था। इन्होंने जब उत्तर वैदिक काल आया तब ये पूर्व की तरफ बढ़े और फिर पूर्व की तरफ विस्तार करते करते ये जो बंगाल है वहां तक पहुंचे थे। तो याद रखिएगा कि बिहार के बारे में जो जानकारी हमें ऋग्वेद में नहीं मिलती, क्योंकि ऋग्वेद में जो है बिहार के लिए जिस शब्द का प्रयोग होता है वो कीकट, और ऐसा माना जाता है कि ये जो स्थल है वो अपवित्र था। ये वराह पुराण में कहा गया है कि बिहार का जो रीजन है वो अपवित्र स्थल के रूप में जाना जाता था। अब यहाँ इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि उत्तर पाषाण युग, क्योंकि पूर्व पाषाण युग में हमें बिहार की जानकारी नहीं मिलती है, उस समय इस क्षेत्र के लिए कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है। तो उत्तर पाषाण युग की यहाँ बात हो रही है, ना कि उत्तर वैदिक। उत्तर पाषाण युग आते आते बिहार सांस्कृतिक रूप से विकसित हो चुका था, यानी पाषाण का जो बीतता समय था, उत्तर क्या होता है जो लास्ट का समय होता है वो, तो उस समय तक बिहार सांस्कृतिक या सभ्यता के रूप में विकसित हो चुका था। और यहाँ पर लोग कृषि करना, पशुओं का पालन करना, मृदभांड बनाना, बर्तन खाना पकाना, संचय और संग्रहित करना सीख गए थे। क्योंकि कृषि और पशुपालन का विकास जो हुआ है वो नवप्रस्तर युग में हुआ है, और इसी से पहले जो मनुष्य था वो आदि मानव था, आखेटक था और गुफाओं में निवास करता था। लेकिन जैसे जैसे विकास के क्रम में मनुष्य सीखने लगा कि उसे स्थायी जीवन चाहिए, क्योंकि वो कब तक भटकता रहेगा, इधर से उधर जंगलों में रहेगा, जंगलों में जानवरों से जो है उन्हें खतरा होता था, फिर खाने पीने की भी दिक्कत कई बार आती थी, कच्चे मांस का, क्योंकि अभी तक आग का प्रयोग जो है हो चुका है, और आग के प्रयोग होने से मनुष्य जो है पका हुआ खाना जो है उसे ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। आपने वो कहानी पढ़ी भी होगी कि कैसे जो है मनुष्य पके हुए खाने को प्रयोग किया, जब वो आग में उसका खाना गलती से कच्चा मांस गिर गया और बाद में वो जो निकाल के खाया तो उसे वो खाना ज़्यादा स्वादिष्ट लगा, तो फिर मनुष्य जो है खाने को पकाना सीख गया। तो इस क्रम में याद रखिएगा कि जो उत्तर पाषाण युग था, अब तक जो है मनुष्य स्थायी जीवन, कृषि, पशुपालन, खाना बनाना, संचय और संग्रहित, इसका अर्थ क्या है, क्योंकि जब वो कृषि करेगा और स्थायी जीवन, तो उसे संचय और संग्रहित करने की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, क्योंकि वो अनाजों को रखेगा कहाँ, और स्थायी जीवन में मान लीजिए कभी प्राकृतिक आपदा हो या कोई ऐसा कारण हो तो उसके पास कुछ संचय रहेगा अनाजों का, तभी वो जीवन यापन कर सकता है। तो ये जो है वो करना सीख चुका था। तो जब मनुष्य सभ्यता और संस्कृति का विकास कर चुका था तो फिर एक सभ्यता भारत में प्रवेश की जिसे कि हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। आर्य मुख्यतः कहा जाता है कि आर्य जो थे ईरान से आए थे, उत्तर पश्चिम से होते हुए इन्होंने भारत में प्रवेश किया था, और आर्यों का जो विस्तार हुआ शुरुआती समय में ये सप्त सैंधव सभ्यता, आर्यों का विकास कहाँ हुआ, आर्यों का विस्तार सप्त सैंधव सभ्यता, और इसके अंतर्गत कौन से रीजन आते हैं, तो सिंधु और उसकी जो 5 सहायक नदियां हैं और इसके अलावा सरस्वती नदी, इन सभी क्षेत्रों को जो है सप्त सैंधव क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। सिंधु और 5 सहायक नदियां जिसमें चेनाब, रावी, ब्यास, झेलम और सतलज और सरस्वती, इन सभी क्षेत्रों को संयुक्त रूप से सैंधव सभ्यता कहा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आर्यों ने जो है वो विकास किया था। आर्यों के आगमन से पूर्व वहां एक सभ्यता विकसित हो चुकी थी जिसे कि सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है,
जिसके बारे में हमने विस्तार से अपनी क्लासेज में पढ़ी भी है, मार्गदर्शक बैच के अंतर्गत। वहाँ हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तार से पढ़ा था। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मुझे उस बारे में बहुत डिटेल से बताने की आवश्यकता है। तो जब आर्यों का विस्तार हुआ और ये युग ताम्र प्रस्तर युग, क्योंकि ताम्र प्रस्तर युग कब का समय काल था? सिंधु घाटी सभ्यता, जब तांबे का भी प्रयोग होता था, पत्थरों का भी प्रयोग होता था। इसके पश्चात ताम्र कांस्य युग आता है, क्योंकि कांसा जो है तांबे और टीन से बना एक मिश्र धातु था। तो इसका जो समय काल माना जाता है लगभग 1000 से 900 BC तक का जो समय काल है कहा जाता है वो ताम्र प्रस्तर युग, बिहार वाले क्षेत्र के लिए। यहाँ पर काले और लाल मृदभांड का प्रयोग होता था और ये कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता को प्रदर्शित करते हैं। और इसके अतिरिक्त हम ये कह देते हैं कि जब मृदभांडों का ये जो प्रयोग होता है ये भौतिक संस्कृति को भी दर्शाते हैं। तो ताम्रप्रस्तर युग के जो साक्ष्य मिले हैं चिरांद, सारण, चेचर, वैशाली, सोनपुर, मनेर और ताराडीह, ये याद रखिएगा तीनों जो है सोनपुर और ताराडीह ये जो है गया वाले रीजन में है। मनेर पटना वाले क्षेत्र में, घोड़ा कटोरा जो है ये राजगीर वाले रीजन में, समस्तीपुर, सासाराम, रोहतास का क्षेत्र, भागलपुर जहां से अंग महाजनपद, इन क्षेत्रों से जो है हमें तांबे और पत्थरों के औजारों उपकरणों के प्रयोग का जो है साक्ष्य मिला। इसके अलावा चिरांद, सारण वाला और बक्सर वाला यानी छपरा और बक्सर वाले क्षेत्र में पूर्व उत्तरी काले चमकीले मृदभांड के भी साक्ष्य मिले, जिससे ये होते हैं कि उस समय का जो समाज था वहां पर सजावटों के रूप में इन जो है चमकीले मृदभांडों का प्रयोग होता था, सजावट के रूप में। और जो अभिजात वर्ग थे वो लोग इन मृदभांडों का प्रयोग करते थे। वो सोनपुर रूबी, वो सोनपुर अलग है। जिस सोनपुर की आप बात कर रही हैं वो पशु मेला वाला सोनपुर है, ये प्राचीन बिहार की बात हो रही है। और मनेर जो है वर्तमान में पटना का है रीजन है, ना कि हाजीपुर का। आप जिस सोनपुर की चर्चा कर रही हैं पशु मेला के लिए जो फेमस है, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला जहां लगाया जाता है वो है हाजीपुर में। ये प्राचीन समय काल में गया वाले क्षेत्र में, ताराडी, ये सभी जो है जेठनिया, ताराडी और सोनपुर, ये तीनों रीजन जो है गया वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट, वैदिक काल। वैसे वैदिक काल को हम 1500 से लेकर 600 BC तक के समय काल को मानते हैं, लेकिन हमें बिहार के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है और पूर्व वैदिक सभ्यता में हमें बिहार की कोई जानकारी नहीं मिलती। सिर्फ इस बात की जानकारी मिलती है कि इस क्षेत्र के लिए कीकट शब्द का प्रयोग होता था, जिसे वराह पुराणों में अपवित्र स्थल के रूप में जाना गया है। तो वैदिक सभ्यता में यहाँ जो चर्चा हो रही है याद रखिएगा उत्तर वैदिक की हो रही है, पूर्व वैदिक की नहीं, जिससे हमें जो अन्य 3 वेद हैं यानी ऋग्वेद के अतिरिक्त जो 3 वेद है, इसके अलावा ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं, धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ हैं, इन सब के बारे में जो है स्रोतों के रूप में जाना जाता है। तो ये हमें जानकारी मिलती है वेदों में जो ब्राह्मण ग्रंथ, यानी सभी वेदों के जो अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो उन ब्राह्मण ग्रंथों में शतपथ, जिससे हमें बिहार शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है, तैत्तिरीय, ये दोनों का संबंध याद रखिएगा शतपथ ब्राह्मण से है। पंचवीस का जो संबंध है और गोपथ का संबंध है अथर्ववेद। पंचवीस का सामवेद, पंचवीस और षड्वीस, और इसका संबंध जो है दोनों का यजुर्वेद।
इसके अलावा अरण्यक, सभी वेदों के अपने अरण्यक होते हैं, तो अरण्यक ग्रंथों में इतरे, सांख्यायन और कौशिकी, इन अरण्यकों से भी हमें जानकारी मिलती है। वाजसनेयी संहिता, इससे हमें जानकारी मिलती है। महाभारत और रामायण, यानी कि जो दो प्रमुख महाकाव्य हैं, उनसे हमें जानकारी जो है तात्कालीन बिहार के वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें इन प्रमुख ग्रंथों से मिलती है। पुराण से हमें मगध राजवंश में बृहद वंश से प्रारंभ है, क्योंकि जो मगध का क्षेत्र था, मगध के क्षेत्र का वास्तविक संस्थापक भले ही हम बिंबिसार को मानते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस वंश ने सबसे पहले शासन किया था वो था बृहदर्थ, और इसी वंश के संघ को पराजित करके बिंबिसार ने मगध पर जो है वास्तविक जो है वो शासक घोषित हुए थे। तो यहाँ याद रखिएगा, सबसे पहले बृहदत्त। ऋग्वेद, मगध क्षेत्र को उस समय किस नाम से जाना जाता था? कीकट। और यहाँ के जो निवासी थे वो व्रात्य कहलाते थे, व्रात्य। इसीलिए कहीं कहीं आप देखिएगा व्रात्य क्षत्रिय शब्द का प्रयोग हुआ है, जैसे कि लिच्छवियों के लिए भी कहीं कहीं प्रयोग हुआ है, या कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये लोग व्रात्य क्षत्रिय थे, क्योंकि इन लोगों का जो निवास था वो पूर्व की तरफ था, तो इसलिए ये व्रात्य या सूर्यवंशी जो क्षत्रिय कहलाते हैं वो कहलाए थे। कीकट को वराह पुराण में अपवित्र स्थल माना गया है, अपवित्र स्थल। वायु पुराण और पद्म पुराण, इनमें जो है हमें गया, राजगीर और पुनपुन, यानी कि दक्षिण बिहार का क्षेत्र जो है जहां पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इस रीजन को पवित्र स्थान माना गया है। बक्सर के लिए शब्द, जिस शब्द का प्रयोग हुआ है मलद या करुणा, और ये शब्द कहाँ प्रयोग होता है? रामायण में, क्योंकि इसी क्षेत्र में श्री रामचंद्र ने राक्षसी तड़का जो थी उसकी हत्या की थी। तो ये क्षेत्र जो रामायण में उल्लेखित है वो मलद और करुणा के नाम से जो है वो उल्लेखित है। यहां एक बात याद रखिएगा कि गया के लिए वायु पुराण में असुरों का राज कहा गया है। क्या कहा गया है? असुरों का राज। गया का जो क्षेत्र है ये असुरों का जो है वो राज कहलाया है। अब यहां से जो चर्चा हो रही है ये महाजनपद काल, जिसमें हम 3 महाजनपदों की बात करेंगे, और जो 3 गणराज्य थे बुद्ध के 10 गणराज्यों में से 3 जिसका संबंध बिहार से है उसकी चर्चा करेंगे। जनपदों में आप जानते हैं अंग, मगध और वजी। अंग का जो विस्तार है याद रखिएगा, मगध और वजी। अंग की राजधानी जो है चंपा या चंपा नगरी कहलाती थी। मगध का जो है शुरुआती राजधानी जो है राजगृह या गिरिव्रज, गिरिव्रज, जिसकी स्थापना, राजगृह की स्थापना बिंबिसार ने की थी और इसे अपनी राजधानी बनाई थी। उसके पश्चात पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र के बाद मगध की राजधानी वैशाली बनी, और वैशाली के पश्चात पुनः पाटलिपुत्र। वजी की राजधानी जो थी वैशाली, और इस वजी जो महाजनपद है जिसके अंतर्गत 8 संघ आते हैं, 8 संघ, जिन्हें अटक्कल शब्द जो प्रयोग होता था इनके लिए, अटक्कुल, कुल मतलब होता है वंश, तो इसीलिए अटक्कुल कहा जाता है। इन 8 वंशों की बात हुई है, इसलिए जो है विस्तार की अगर बात करें तो मगध के अंतर्गत
पहले ही मैंने मैप के थ्रू बात की थी। पटना, गया और नालंदा का रीजन, चंपा के अंतर्गत मुंगेर और भागलपुर का रीजन, और वजी के अंतर्गत जो आपका क्षेत्र आता है वैशाली और मुजफ्फरपुर का रीजन। 10 गणराज्यों में 3 में अलकप के बुली, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह, जिसमें से ये जो क्षेत्र है शाहाबाद वाला रीजन, पहले भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर, ये क्षेत्र जो है शाहाबाद रीजन के नाम से जाना जाता था। जब शुरुआत में लोकसभा चुनाव होते थे तो शाहाबाद क्षेत्र से ही कहे जाते हैं, बाद में अलग अलग जो है जिले बन गए चारों। तो यहाँ वाले क्षेत्र में थे, वैशाली वाले क्षेत्र में मुख्य थे लिच्छवी, जहां पर विश्व का पहला गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था देखा गया था। और ये बिहार के लिए बहुत गौरव की बात है कि विश्व का पहला जो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है वो हमें बिहार के वैशाली में देखने को मिला था। मिथिला भी क्षेत्र अपने समय काल में फेमस है। मिथिला क्षेत्र से ही थे जानकी सीता के पिताजी राजा जनक। और ये यहाँ के यशस्वी सम्राटों में से एक थे राजा जनक। तो ये कुछ बातें याद रखिएगा। अब हम एक एक कर महाजनपदों के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इन 16 महाजनपदों को मैप के थ्रू देख लेते हैं, जिसमें से 3 की बात, क्योंकि बाकी सब पे चर्चा जो है हमारी पिछली सेशन में हुई है, हम 3 की बात कर रहे हैं जो बिहार के परिप्रेक्ष्य में। तो ये रहा मगध, इसके बारे में याद रखिएगा, उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली व समृद्ध महाजनपद। अंग जो है ये व्यापार के लिए, व्यापार नगरी थी, व्यापार वो वैभवशाली जो नगरी थी वो कहलाती थी। और ये रहा आपका वजी संघ, जहां पर पहला जो है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, क्योंकि वजी संघ बाद के समय काल में जो है लिच्छवी साम्राज्य के या लिच्छवी जो है उनके नाम से भी जाने गए थे। बाकी के ये है जिसमें से अस्मक एकमात्र जो है दक्षिण का है, एकमात्र दक्षिण भारत का, जिसकी राजधानी जो है पोटन। बाकी को एक नजर देख लेते हैं ताकि एक रिवीजन हो जाए। 2 उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में है, जिसमें से गंधार और कंबोज, जो कि वर्तमान के पाकिस्तान वाले रीजन में आपको मिलेंगे, कंबोज और गंधार 2 महाजनपद। इसके अलावा अवंती जिसके राजा जो थे चंद प्रद्योत, जिसकी सहायता के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। इसके अलावा वत्स, यहाँ के राजा जो थे उदयन, उसके अलावा मत्स्य जिसकी राजधानी मथुरा, सूरसेन, इंद्रप्रस्थ वाला जो कुरु, पंचाल, इसकी 2 राजधानियां थी, याद रखिएगा, पंचाल को उत्तरी और दक्षिणी 2 पंचाल में, कौशल, यहाँ के राजा जो थे प्रसेनजीत। और याद रखिएगा इन तीनों क्षेत्रों को कौशल, वत्स और अवंती, ये 3 जो है इसको मगध में मिला लिया गया था। बिंबिसार ने जो है इन 3 क्षेत्रों को जो है मगध में मिला लिया था यहाँ, और पूरे क्षेत्र में जो है मगध का विस्तार किया था इन 3 क्षेत्रों को जो है 3 महाजनपदों पर जीत हासिल करके। बाद में अंग को भी जो है मिला लिया गया था, इसी का हिस्सा बन गया था अंग। बिंबिसार ने अंग पर जीत हासिल करके अंग का जो अंतिम राजा था ब्रह्मादत्त, उसे पराजित करके अंग को अपने क्षेत्र यानी मगध के क्षेत्र में मिला लिया था और अपने पुत्र अजातशत्रु को यहाँ पर जो है शासक नियुक्त किया था। और अजातशत्रु जब शासक बना तो इसने वजी संघ पर अधिकार कर लिया। अपने एक दोस्त, इसका एक दोस्त था
आ, उसका नाम अभी मुझे याद नहीं, उस दोस्त कूटनीतिक रूप से कह सकते हैं, उसने जो है वजी पर अधिकार कर लिया था और बाद में यहाँ जो लिच्छवी थे इन सब पे जो है विजय हासिल की थी। मस्कर या मस्कार करके नाम था इसके दोस्त का। तो ये सभी क्षेत्र और ये सभी रीजन मगध के क्षेत्र में आ गए, इसलिए मगध का जो उत्कर्ष है वो बहुत चरमोत्कर्ष पे हो गया और इसका क्षेत्र विस्तार जो है बहुत बड़े क्षेत्र वो क्षेत्र पर हो गया। तो ये जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट, बिहार के महाजनपद। याद रखिएगा, अंग की जो हमें जानकारी मिलती है, सर्वप्रथम जो जानकारी मिलेगी ये मिलती है अथर्ववेद से। अंग और मगध इन दोनों महाजनपदों की जो जानकारी हमें सर्वप्रथम मिलती है वो मिलती है अथर्ववेद से, जबकि मिथिला जो संघ है इसकी जानकारी सबसे पहले आपको शतपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है उससे मिलती है। इनका विस्तार हमने पहले ही बात कर ली है। राजधानी क्या थी? चंपा या चंपा नगरी, और इसे प्राचीन समय में मालिनी नाम से जाना जाता था। मालिनी, चंपा को जो है मालिनी नाम से जाना जाता था और यहाँ एक नदी प्रवाहित होती थी चंपा नाम से, और यही नदी जो थी मगध और वजी के बीच जो है विभाजक थी। यानी मगध महाजनपद और वजी महाजनपद के मध्य जो विभाजक का कार्य करता था वो एक चंपा नदी थी। वो क्योंकि चंपा और मगध में एक लंबे समय तक संघर्ष चला था और तभी बिंबिसार ने यहाँ के अंतिम राजा ब्रह्मदत्त को पराजित करके चंपा को अपने क्षेत्र में मिला लिया था और अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक घोषित कर दिया था। यहाँ पहला जो आर्य राजा था वो तितुक्षी था। याद रखिए यहाँ आर्य राजा की बात हो रही है, ताकि वैसे जो राजा थे, अनार्यों की बात नहीं हो रही, आर्य की, क्योंकि आर्य जो है सप्त सैंधव क्षेत्र से फिर उत्तर वैदिक सभ्यता में पूर्व की तरफ आगे बढ़ते हैं और इनका विस्तार बंगाल तक होता है। और अंतिम जो आर्य राजा था कर्ण, कौन कर्ण? महाभारत में आप पढ़ते हैं कुंती का पुत्र जो था, महाभारत कुंती का पुत्र, यही यहां पर जो है अंतिम आर्य शासक था। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो भी राजा हुए जिसमें से 3 अंतिम जो राजा माने जाते हैं, एक दधिवाहन, एक दद्धवर्मन और एक ब्रह्मादत्त, जिसमें ब्रह्मादत्त को पराजित कर बिंबिसार ने चंपा को मगध का अंग बना लिया। यहां जिस अंग शब्द का प्रयोग हुआ है ये जनपद नहीं, यानी उसका हिस्सा, मगध का हिस्सा, पार्ट, अंग इसलिए यहां अंग लिखा है। मगध का मैं हिस्सा लिख दे रही हूं, कंफ्यूजन हो सकता है। हिस्सा बना लिया और अपने पुत्र अजातशत्रु को यहां का शासक नियुक्त। दधिवाहन की ही पुत्री थी चंदना, पुत्री थी, जो कि जैन धर्म की पहली शिष्या थी। शिष्य क्या होते हैं? जो मेल होते हैं, शिष्या यानी फीमेल। तो जो जैन धर्म यानी महावीर स्वामी की, जैन धर्म में भी किसकी? महावीर स्वामी की जो पहली शिष्या थी वो थी चंदना, दधिवाहन की बेटी महावीर स्वामी। इन्होंने सबसे पहले, इसने चंदना ने जो है जैन धर्म में दीक्षा जो है ग्रहण की थी। इसके अलावा दर्दवर्मन था, इसने अपनी पुत्री का विवाह
पुत्री का विवाह वत्स राजा उदयन से, और बाद में उदयन को भी जो है पराजित करके बिंबिसार जो है वत्स का जो क्षेत्र है, अवंती का क्षेत्र है और कोसल, इन तीनों क्षेत्रों को मगध में मिला लिया जाता है। अवंती पर तो जीत हासिल की थी अजातशत्रु ने, तभी प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का जो विवाह है अजातशत्रु से किया था। ह्वेनसांग जो है चंपा के लिए चेनप्पो शब्द का प्रयोग किया था। किस शब्द का? ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में चंपा के लिए चेनप्पो शब्द का प्रयोग किया था। दीघ निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है। सूत पिटक के अंतर्गत 5 निकाय रखे जाते हैं, जिसमें अंगुत्तर निकाय, दीघ निकाय ये सभी आते हैं। तो दीघ निकाय में ये कहा जाता है कि इस नगर का निर्माण जिसने किया था, जो वास्तुकार था, वो था महागोविंद। अंग के जो प्रमुख शहर थे, यानी उस समय अंग के जो प्रमुख शहर थे, उसमें एक चंपा जो कि राजधानी थी, असरपुर, आषाढ़ और भक्ष्य, ये 4 जो है अपने समय काल में राजधानियां थी। महापरिनिर्वाण सूत्र ये जो है, इससे हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि चंपा के अतिरिक्त तात्कालिक समय में और कौन कौन से बड़े महानगर थे, यानी उस क्षेत्र में नहीं, उस क्षेत्र से बाहर जाके, तो एक मगध की राजधानी राजगृह, एक श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी और बनारस, काशी। बनारस उस समय नहीं कहा जाता था, प्राचीन समय काल में काशी के नाम से जाना जाता था। तो काशी, कौशाम्बी, साकेत, श्रावस्ती और राजगृह, पंचाल की एक राजधानी, ये सभी, जिसमें से 4 जो है उत्तर प्रदेश के, 4 उत्तर प्रदेश के, वर्तमान में ये चारों उत्तर प्रदेश के महाजनपदों के हैं, और एक राजगृह जो मगध की राजधानी। चंपा के अतिरिक्त ये सभी जो है महानगर अपने समय काल में जो है वो बड़े थे। नेक्स्ट, मगध। पहले ही हमने चर्चा की कि मगध जो है उत्तर भारत का सर्वाधिक समृद्ध और शक्तिशाली जो है महाजनपद था, जिसका विस्तार पटना, नालंदा और गया के क्षेत्र में था, जिसकी राजधानी पहले राजगृह या गिरिव्रज, फिर पाटलिपुत्र, फिर वैशाली और पुनः पाटलिपुत्र, और उसके बाद एक लंबे समय तक पाटलिपुत्र जो है राजधानी रही, जिसपे कई वंशों का शासन रहा और उनकी राजधानी जो है पाटलिपुत्र ही रही। तो अगर वैसे हम मगध क्षेत्र का विस्तार ऐसे समझे, तो उत्तर में जो है वो गंगा नदी तक कह सकते हैं, दक्षिण में विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत, इसके अतिरिक्त पूर्व में हम कह सकते हैं चंपानगर जो कि अंग की राजधानी थी, और पश्चिम में सोन नदी। यहां तक जो है मगध क्षेत्र का विस्तार था। इसीलिए कहा जाता है कि जो पाटलिपुत्र था, जो कि राजधानी थी, ये जल दुर्गों से घिरा था, और इसी कारण से जो है ये अगर जो दुश्मन होते थे उनके क्या कह सकते हैं, हाँ, दुश्मनों से जो था सुरक्षित था। चाहे वो जब राजगृह राजधानी थी तो वो 5 पहाड़ियों से घिरी थी, तब भी वो शत्रुओं से सुरक्षित थी, और जब पाटलिपुत्र जल दुर्गों से घिरा था तब भी वो दुश्मनों से जो है सुरक्षित था। मगध राजनीतिक शक्ति के रूप में बिहार का जो उदय हुआ था वो बिंबिसार। भले ही मगध के क्षेत्र पर पहले बृहदत्त वंश था, लेकिन राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से अगर बात किया जाए तो इसका जो उदय होता है सबसे पहले हर्यक वंश के समय होता है, हर्यक वंश। और बिंबिसार को यही कारण है कि मगध का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। बिंबिसार ने कौशल, जिसके राजा थे प्रसेनजीत, वत्स, उदयन और अवंती, जिसके राजा थे चंड प्रद्योत,
जिनकी सेवा के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भी भेजा था, मगध में मिला लिया और अपने साम्राज्य का विस्तार पूरे देश में किया। इसीलिए कहा जाता है कि मगध जो है अपने चरमोत्कर्ष पे था, या इसका विस्तार जो था बहुत बड़े क्षेत्र तक था, क्योंकि उसने 3 महाजनपदों को तो यहाँ जीत लिया, इसके अलावा अंग पर भी जीत हासिल की और बाद में इसके बेटे ने वजी पर भी हासिल कर ली जीत, जिसमें लिच्छवी वगैरह वैशाली पूरा रीजन जो है आ गया। अजात शत्रु ने मगध में वजी संघ को परास्त कर उसका राज्य पिला लिया तथा उसके पश्चात मल्लों के संघ को भी विजित किया। मल्लों की राजधानी क्या थी? कुशीनारा और पावा। पावा एक थी और एक कुशीनारा या कुशीनगर भी कहा जाता है। ये दोनों जो है, कुशीनारा जो है यूपी में होगा वर्तमान के, और पावा जो है वो बिहार में। तो मल्लों की राजधानी पर भी जीत हासिल की थी, अंग और वजी पर। और कौशल नरेश, एक तो इसके पिता ने जीत हासिल की ही थी, पर अजात शत्रु ने कौशल नरेश प्रसेनजीत को पराजित, और पराजित करने के बाद क्या हुआ? इसकी पुत्री वाजिरा से विवाह किया। क्या किया? पुत्री वाजिरा से विवाह। प्राचीन समय काल में लोग अपने क्षेत्र विस्तार के लिए या फिर राजनीतिक दृष्टि से समृद्ध होने के लिए, मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के लिए वैवाहिक संबंध बनाते थे। जैसे कि हम बिंबिसार के बारे में ही पढ़ते थे कि इन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए 3 विवाह किए थे। तो क्या होता था कि लोग मैत्रीपूर्ण संबंध रखने के लिए या फिर अपनी राजनीतिक समृद्धि या प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जो है कई बार वैवाहिक संबंध अपनाते थे। और यहाँ वजी संघ पे जो जीत हासिल की थी, इसने अपने दोस्त मत्स्यकार के जो है सहयोग से की थी, अजातशत्रु ने। यहाँ एक बात आपको ध्यान रखना है कि बुद्ध के समय में उत्तर भारत की राजनीति में 4 मेन शक्तियां थी जो राजतंत्रात्मक थी, क्योंकि पूरे महाजनपद में याद रखिएगा 2 जगह ही गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। एक तो वैशाली जो कि विश्व में पहला था, और उसके अलावा मल जो थे उनके यहाँ। इसके अतिरिक्त कहीं भी जो है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नजर नहीं आती। सब जगह जो है राजतंत्रात्मक, यानी राजा का शासन होता था, राजा जो है वो मुख्य होता था और वंशानुगत चलेगी पीढ़ियां। इसमें कौशल, वत्स, अवंती और मगध, ये 4 जो है बुद्ध के समय काल में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट वजी, इसका विस्तार कहां से कहां तक था? मुजफ्फरपुर और वैशाली वाला जो रीजन है वहां तक विस्तार था, और इनकी राजधानी जो थी वैशाली थी, राजधानी वैशाली। वजी महाजनपद में 8 संघ थे, जिसमें 4 जो थे बहुत फेमस थे। वो 4 कौन कौन से थे? बुद्ध के काल में यानी महात्मा बुद्ध में 8 जनों यानी संघ की बात की गई है, जिसे किस नाम से जाना जाता था? अटक्कुल। एक शक्तिशाली संघ था जिसमें वजी, विदेह, लिच्छवी और यात्रिक, ये चारों जो थे प्रमुख थे, जिनमें लिच्छवी का संबंध कहां से सीधे सीधे बात कीजिए तो वैशाली, विदेह का मिथिला रीजन, वजी का तो से वही वैशाली वाला क्षेत्र, क्योंकि वजी और लिच्छवी दोनों की राजधानियां वैशाली थी और लिच्छवी वजी से ही निकले थे। यात्रिक, यिरगा जो संबंध था कुंडग्राम, और इन्हीं से थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वैशाली के कुंडग्राम में, ज्ञात्रिक जो क्षत्रिय थे उन्हीं के यहाँ हुआ था, क्योंकि इनके पिता जो थे ज्ञात्रिक कुल के मुखिया प्रमुख जो थे। उग्र एक था, ये और 4 बचे थे, जिसमें से इक्ष्वाकु, कौरव जो थे ये हस्तिनापुर
महाभारत में हम पढ़ते हैं कौरव और पांडव के लिए, तो कौरव हस्तिनापुर से आए थे, भोग जो आए थे ये भोगपुर से आए थे, उग्र जो आए थे ये याद रखिएगा हास्तिपुर से आए थे, और इक्ष्वाकु का जो संबंध था कुछ वजी से आए थे और कुछ अयोध्या वाले, अयोध्या रामायण का जो संबंध था उस क्षेत्र से इक्ष्वाकु, क्योंकि हमें बनारस में भी इक्ष्वाकु वंशीय पढ़ते हैं, काशी के जो राजा थे इक्ष्वाकु वंशीय थे। जैन धर्म में जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, इनका संबंध भी इक्ष्वाकु वंश से था, तो ये वजी और अयोध्या के थे। तो 4 मुख्य थे, वजी, विदेह, लिच्छवी और ज्ञात्रिक। कौटिल्य ने लिच्छवी राज्य का उल्लेख, यानी कौटिल्य की जो रचना है अर्थशास्त्र, इसमें लिच्छवी राज का उल्लेख जो है किस संघ के रूप में किया गया है? राज शब्दोपजीवी संघ, राज शब्दोपजीवी शब्दोपजीवी संघ। एक बात याद रखिएगा, जो कौटिल्य की रचना है अर्थशास्त्र, इसका संबंध ये नहीं कि सिर्फ अर्थशास्त्र से, इसमें मेनली राजनीति पर चर्चा हुई है, इसके अलावा अर्थशास्त्र और समाज पे। अजात शत्रु ने वजी संघ को पराजित किया था। किसने किया था? अजात शत्रु ने, और अपने संघ में मिला लिया था, अपने दोस्त के सहयोग से किया था, कूटनीति के तहत। वजी संघ का संविधान और प्रशासन संघात्मक कुलीन तंत्र था। कैसा था? संघात्मक व कुलीन तंत्र था। फिर बाद में जो वैशाली वाला हुआ वो गणतंत्रात्मक हुआ। राजाओं की सभा जो है वो संस्था कहलाती थी उस समय। और इसी लिच्छवी से, यह याद रखिएगा, इसी लिच्छवी कुल से 2 का संबंध है, जिसमें से एक याद रखिएगा, क्योंकि लिच्छवी संघ के जो प्रधान थे, लिच्छवी संघ के प्रधान यहां एक बात आप नोट कर लीजिए, वजी संघ के प्रधान व लिच्छवी शासक कौन था? चेटक। और चेटक की बहन थी त्रिशला, जो कि महावीर स्वामी की मां थी। यानी कि त्रिशला का जो विवाह हुआ था वो ज्ञात्रिक कुल में हुआ था, और इनकी बेटी जो थी, ये बहन है, और बेटी थी जिसका नाम है चेलना, जिसकी शादी जो है बिंबिसार से हुई थी, जो कि हर्यक वंश से था। और बिंबिसार ने राजनीतिक प्रतिष्ठा और क्षेत्र विस्तार के लिए जो है वैवाहिक संबंध अपनाए थे, क्योंकि एक शादी इनसे, फिर एक मद्र कुल से और एक कौशल की। अब हम जो चर्चा करने वाले हैं वो बिहार का जो प्राचीन गणराज्य है। याद रखिएगा कि बिहार का जो गणराज्य है, बौद्ध के समय काल में टोटल 10 गणराज्यों के बारे में हम पढ़ते हैं। प्राचीन इतिहास की जो क्लास हुई है वहां हमने 10 गणराज्यों की चर्चा भी की थी, जिसमें से 3 का संबंध जो है बिहार से है। तो हम यहाँ बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम इनकी चर्चा कर रहे हैं। अलक्कप के बुली, इनका संबंध किस वाले क्षेत्र से था? शाहाबाद। बिहार में शाहाबाद का अर्थ है भोजपुर, आरा जिला, बक्सर, रोहतास यानी सासाराम वाला क्षेत्र, और कैमूर। इन चारों क्षेत्रों को संयुक्त रूप से शाहाबाद क्षेत्र कहा जाता है, शाहाबाद रीजन। पहले जो चुनाव होता था इसी क्षेत्र से, और मुजफ्फरपुर, इन क्षेत्रों में जो था अलक्कप के बुली का विस्तार था। ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, और महात्मा बुद्ध की मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके शरीर के अवशेषों को 8 स्थानों पर रख के जो है स्तूपों का निर्माण किया गया था, जिसमें से एक अलक्कप का बुली भी था। सांची था, पावा था, उसके अलावा कुशीनारा, तो एक ये था। महापरिनिर्वाण के अनुसार
बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर के अवशेष, क्योंकि स्तूप कुछ नहीं होते हैं, इनके या तो शरीर के अवशेष होते हैं या इनके प्रयोग में जो वस्तुएं लाई जाती थी उनका कुछ अवशेष, क्योंकि जो स्तूप में हर्मिका होती है जिसे कि पवित्र स्थान कहा जाता है, हर्मिका, यहीं पर ये रखा होता है अवशेष। जब आप ऐसे स्तूप पे देखेंगे तो यहाँ बना होता है हर्मिका और फिर ये दंड और छत्र बने होते हैं। ऐसे मान लीजिए कि ये होता है हर्मिका जिसे कि पवित्र स्थान कहा जाता है। फिर यहाँ ऐसे दंड और फिर छत्री बने होते हैं और फिर प्रदक्षिणा पत्र और द्वार वगैरह। ऐसे बना होता है। तो रखी गई स्थानों पर स्पूत का निर्माण, जिसमें से एक ये था। याद रखिएगा इनके मृत्यु के पश्चात 8 स्थानों पर बनाए गए थे। सबसे पहले जो स्तूप बने थे 8 स्थानों पर बनाए गए थे। नेक्स्ट, वैशाली के लिच्छवी, तो ये वजी संघ से ही थे क्योंकि वजी की भी जो राजधानी थी वो वैशाली और लिच्छवियों की भी राजधानी। यह पहला विश्व का गणतंत्र हमें देखने को मिला था, इसीलिए बाद में वजी संघ जो है वो लिच्छवी संघ के नाम से भी जाना गया। लिच्छवी गणराज्य सबसे बड़ा और शक्तिशाली था। याद रखिएगा अंग का जो क्षेत्र था वो अपनी व्यापार के लिए जो है या वैभवशाली के लिए प्रसिद्ध था, पर यहाँ पर यानी जो वैशाली था यह हमें सुंदर भवन नजर आते हैं, कुछ विहार भी उस समय देखने को मिले हैं, कुछ चैत्य भी, पर ये सुंदर भवनों के लिए वैशाली जो है जाना जाता है। क्योंकि हम पढ़ते हैं वैशाली की पुत्र वधू के बारे में जो कि अम्रपाली थी, और अम्रपाली याद रखिएगा बौद्ध धर्म में शिक्षा ग्रहण करने वाली दूसरी महिला थी। पहली उनकी विमाता प्रजापति गौतमी थी और दूसरी जो महिला थी जिन्होंने बौद्ध धर्म में शिक्षा ग्रहण की वो अम्रपाली थी, और वो एक वैश्या थी और उन्हें वैशाली की पुत्र वधू कहा गया है। लिच्छवी गणराज्य सबसे बड़ा और शक्तिशाली था, अपने भवन इन सब के लिए फेमस था। इनके जो संस्थापक थे वो सूर्यवंशीय इक्ष्वाकु राजा थे और उन्हीं का पुत्र था विशाल, यानी संस्थापक का नाम क्या था विशाल, और ये किस कुल से था तो सूर्यवंशीय राजा इक्ष्वाकु जो थे उनका पुत्र था विशाल। इस राजवंश का जो उल्लेख हमें मिलता है ये हमें रामायण महाभारत या वो ब्राह्मण ग्रंथों में नहीं मिलता, बल्कि जो पाली ग्रंथ है यानी बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है वहां पर देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त आपको पुराण में मिलेगा, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण और भागवत पुराण में जो है इनके स्रोत मिलेंगे। लेकिन जो वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं या फिर महाभारत रामायण है वहां पर जानकारी नहीं मिलेगी। याद रखिएगा रामायण महाभारत व ब्राह्मण ग्रंथों में नहीं। पाली ग्रंथों में मिलेंगे आपको, क्योंकि पाली ग्रंथ जो है संबंध जो है वो मेनली बौद्ध धर्म से। लिच्छवियों ने गौतम बुद्ध के प्रचार प्रसार के लिए, क्योंकि ये बौद्ध धर्म को वो जो क्षेत्र था मानते थे, तो इन्होंने गौतम बुद्ध के प्रचार प्रसार के लिए जो है महावन में एक प्रसिद्ध कट्टागारशाला, नहीं बोलते हैं कट्टागारशाला का निर्माण करवाया था, और यही रह के ये अपने उपदेश देते थे। यानी इनके रहने के लिए ये स्थान बनवाया गया था। महात्मा बुद्ध के निवास के लिए इन्होंने कुटाग्रशाला, बोलते थे कटाग्र नहीं, कुटागारशाला का निर्माण करवाया था, और यहाँ पर जो है महात्मा बुद्ध उपदेश देते थे वैशाली वाले क्षेत्र में। और याद रखिएगा महात्मा बुद्ध ने अंतिम वर्षा वैशाली में ही बिताई थी। इसी के पश्चात फिर ये मल्लों की राजधानी की तरफ जाते हैं
और पहले पावा जाते हैं, फिर वो कुशीनारा जाते हैं और कुशीनारा में ही जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो याद रखिएगा, उपदेश देने के लिए या उनके रहने के लिए, इसीलिए कहा जाता है इनके रहने के स्थानों को क्या कहा जाता है, विहार कहा जाता था। तो जो लिच्छवी में वैशाली था, ये सुंदर भवनों के लिए, बहुत सुंदर सुंदर भवन थे वैशाली में, सुंदर भवन व विहार के लिए लोकप्रिय। और यहीं पर कहानी मिलती है वैशाली की पुत्रवधू। लिच्छवी के जो राज नृतंगना थी वो अम्रपाली थी, और इसे बौद्ध द्वारा जो है आर्य अम्बा कहा गया था, और ये बौद्ध में सेकेंड जो थी बौद्ध भिक्षुणी थी। पहली जो थी बौद्धों में वो प्रजापति गौतमी। इसीलिए कहा जाता है कि बौद्ध धर्म में सभी को जो है वो जाना अलाउ था, चाहे आप किसी धर्म से हो, जाति, क्योंकि ये जो है अम्रपाली एक वैश्या थी, राज नृतंगना। प्राचीन समय काल में इनका स्थान जो होता था वो अच्छा माना जाता, आज की तरह इन्हें हे दृष्टि से जो है नहीं देखा जाता था जो राज्य नृतंगना होती थी, क्योंकि इन्हें दरबारों में प्रश्रय दिया जाता था। यहाँ का जो प्रथम शासक था वो कहा जाता है मनुपुत्र नमनेदिष्ट। याद रखिएगा, बिहार के साहित्यिक स्रोतों में जो मनु स्मृति है वो सबसे जो है क्या बोलते हैं सर्वोच्च मानी जाती है। अगर पूछा जाए कि सबसे प्राचीन और प्रामाणिक स्रोत बिहार के इतिहास का क्या माना जाए, तो वो माना जाता है मनु स्मृति को, क्योंकि वहां से उस समय की राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और धार्मिक सभी विशेषताओं की जो है जानकारी मिलती है। गुड इवनिंग आशीष। अंतिम राजा को कहीं सूती शब्द लिखा होता है, कहीं सुमति और कहीं प्रमति, तो याद रखिएगा अंतिम राजा था। महावग जातक ये रचना है, जातक जैसे कथाएं होती है, उसमें उल्लेख है कि वैशाली अपने समय काल में एक धनी, समृद्धशाली और धनी आबादी, यानी यहाँ की जो जनसंख्या थी वो ज्यादा थी, यानी तभी तो वैशाली को महानगर के रूप में जाना गया। जैसे चंपा हुआ, राजगृह हुआ, कौशल, काशी, ये सभी, श्रावस्ती, साकेत, ये सभी जो है महानगर के रूप में जाने जाते थे। और आज के सेशन का आखिरी जो है वो है मिथिला के विदेह। यही के राजा माधव थे जिन्होंने सबसे पहले मिथिला क्षेत्र के, और कहा जाता है कि बिहार के साम्राज्य में जो है बिहार का पहला जो वंश जो हुआ है यहीं से शुरू कहीं ना कहीं माना। मिथिला के जो राजा माधव थे, विदेह में आर्यों के बसने के बाद शतपथ ब्राह्मण, यानी कि मिथिला की जो हमें जानकारी मिलेगी वो सबसे पहले यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण से मिलेगी। शतपथ ब्राह्मण से ये जानकारी मिली है कि विदेह माधव ये राजा थे उस क्षेत्र के, अपने पुरोहित, इनके पुरोहित, क्योंकि पहले जो भी राजा होते थे उनके यहाँ एक पुरोहित होता था, उनके दरबार में रचनाओं के लिए, पूजा पाठ सब कुछ देखने के लिए पुरोहित होता था। तो अपने पुरोहित राहुगण की अग्नि परीक्षा करते हुए सदानीरा प्राचीन समय काल में वर्तमान के किस नदी को कहा जाता है, गंडक, जो कि नारायणी के नाम से भी जानी जाती है। किस नाम से, नारायणी, जिन्होंने मिथिला के गौरवशाली साम्राज्य की, यानी पूछा जाए कभी भी प्रश्न की मिथिला के गौरवशाली की जो है वो आधारशिला किसने रखी, तो विदेह राजा, यही सबसे पहले मिथिला रीजन की जो है शुरुआत की थी। विदेह राजा जनक, यानी जो माता सीता जी के जो पिता थे, इसी साम्राज्य के सर्वाधिक लोकप्रिय और यशस्वी राजे थे, जो अपनी शक्ति एवं दार्शनिक ज्ञान के लिए विख्यात थे। इनके पिता जो थे, इस वंश में याद रखिएगा लगभग 2 भागों में बांटा जाता है मिथिला के। तो एक में लगभग माना जाता है 50 से अधिक राजाओं ने शासन किया था, और दूसरे में लगभग 15
राजाओं ने जो है शासन किया था। तो जो जनक थे वो मेन थे। इसमें यहाँ एक बात को ध्यान रखिएगा, हाँ, निमि विदेह ने इस वंश की शुरुआत की थी। शायद यहाँ कहीं हमने, यहाँ जैसे कि नमने दृष्ट है, याद रखिएगा मिथिला का जो है निमि विदेह ने रखा था, और इसी में मिथिला की जो संस्थापना की थी मिथि जनक, और इसीलिए यहाँ के सभी राजाओं के नाम में जनक शब्द का जो है प्रयोग किया जाने लगा। विदेह की अगर आपसे पूछा जाए, जो विदेह क्षेत्र है इसकी शुरुआत जो की थी वो इक्ष्वाकु के पुत्र, यानी ये भी इक्ष्वाकु वंश के निमि विदेह ने। लेकिन मिथिला यानी एग्जैक्ट पूछा जाए मिथिला क्षेत्र की स्थापना किसने की, तो मिथि जनक, इसीलिए यहाँ के राजाओं में जनक शब्द का जो है प्रयोग किया जाता था। अंतिम राजा जो था करल जनक था। बाद में मगध शासक महाद यानी नंद वंश का जो शासक था महापदम नंद, इसने मिथिला को अपने क्षेत्र में यानी मगध के रीजन में जो है मिला लिया था। तात्कालिक भारत में अपने समय काल में मिथिला जो है सर्वाधिक सुसंस्कृत और सभ्य राज्य था। और आज भी देखेंगे कि मिथिला जो है अपने कला के लिए बहुत फेमस है। जो मिथिला पेंटिंग है वो भारत से लेकर विदेशों तक जो है वो काफ़ी जो है वो लोकप्रिय है। गुड मॉर्निंग मितेश, गुड इवनिंग सॉरी। प्रसिद्ध व्यापार के लिए भी मिथिला का जो क्षेत्र है वो फेमस था। पहले यह राजतंत्रात्मक शासन के अधीन था, लेकिन बुद्ध के काल में ये जाकर संघ बन गया। जो वजी के 8 संघ थे तो उसमें से एक हुआ। मिथिला के विदेह का जो वर्णन मिलेगा आपको वेदों में मिलेगा, जो 3 वेद होंगे उनके ब्राह्मण ग्रंथों में मिलेगा। जो महाकाव्य है रामायण और महाभारत, और जो बृहदारण्यक उपनिषद है, ये याद रखिएगा वेदों के अपने उपनिषद होते हैं, तो यहां से भी जो है इस बात की जानकारी मिलती है। तो आज के सेशन में हमने बिहार के प्राचीन इतिहास को समझा। यहाँ तक की जो जानकारियाँ थी ये थोड़ी सी क्लिष्ट है, इसलिए मैं इसे पीपीटी से पढ़ाई। आगे ज़्यादातर जो क्लासेस है वो आपकी बिना पीपीटी की होगी, तो प्लीज़ पेन और कॉपी लेकर ही बैठिएगा, ताकि आपको बहुत सारा जो है नोट करना पड़ेगा। कल के सेशन में हम मगध साम्राज्य के उत्कर्ष और विस्तार की बात करेंगे। वैसे मगध साम्राज्य के उत्कर्ष और विस्तार की चर्चा जो है हमारी पिछली क्लासेस में हुई है, लेकिन अभी हम बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें वहाँ पर मगध क्षेत्र के बारे में अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि वहाँ से जो प्रश्न हैं अक्सर आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं।